दिस इज मेघ भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। गाइज आज हमारे चैप्टर नंबर 2 की लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में गिवन है और उनकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पेपर में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से थॉरली रीड आउट करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा आता है एक्टिविटी 2.1, जिसमें हमें चार ग्रुप्स के अंदर हमने बच्चों को डिवाइड किया है और हमने हर ग्रुप के बच्चों को थोड़ा सा बीकर में पानी दिया है और ए और बी ग्रुप के बच्चों में हमने कॉपर सल्फेट दिया है। ए ग्रुप में थोड़ा कम क्वांटिटी में दिया है, बी ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में दिया है। सिमिलरली सी और डी दोनों को हमने पोटेशियम परमैंगनेट दिया है और सी में हमने थोड़ा कम दिया है, डी में ज़्यादा क्वान्टिटी में दिया है। अब इसमें हम जैसे ही इसको करेंगे और इसको हम स्टर करेंगे तो थोड़ी सी स्टर करने के बाद कॉपर सल्फेट जो है वो फाइनली मिक्स हो जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो फ्लो होता रहता है और मिक्स नहीं होता, विच शोज कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो मिक्सचर है वो हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और कॉपर सल्फेट वाला मिक्सचर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी जो थी ये हमें डिफ्रेंशिएट कर रही थी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में। नेक्स्ट हमारी है एक्टिविटी 2.2। इसके अंदर हमने फिर से 4 ग्रुप्स बच्चों को डिवाइड किया और हर ग्रुप में हमने बच्चों को पानी दिया बीकर में। ए ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको हमने थोड़े से क्रिस्टल्स दिए। कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में होता है, बट वो हमें क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलता है और हमने ए ग्रुप वाले बच्चों को थोड़े से क्रिस्टल्स दिए हैं। वेयरएज बी ग्रुप वाले बच्चों को हमने 1 स्पून कॉपर सल्फेट दिए, विच शोज कि हमने अब जो लिया वो पाउडर्ड फॉर्म में लिया है बी ग्रुप के बच्चों के लिए। और बी वाले ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके पास कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सी वाले बच्चों को हमने दिया है चॉक पाउडर और डी वाले बच्चों को हमने दिया मिल्क। अब हमने इन सबको जब मिक्स किया पानी के अंदर जैसे हमने स्टर किया, स्टर करने के बाद ए और बी के पार्टिकल्स जो हैं वो फाइनली मिक्स होते हैं। सी का जो पार्टिकल है वो अनइवन रहते हैं और मिल्क जो है वो भी मिक्स हो जाता है इवनली। उसके बाद हम लाइट पास करते हैं। जैसे हम लाइट पास करते हैं तो ए और बी जो है वो लाइट उसमें से पास नहीं होती है, हमें एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट मिलती है। वेयर सी में लाइट स्कैटर हो जाती है और डी में वो बहुत ज़्यादा स्कैटर होती है, बहुत अच्छे एक्सटेंट पे स्कैटर होती है, विच शोज कि ए और बी सोल्यूशन है। पर बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए हमारे पास जो बीम है वो कम होती है, छोटी होती है और बहुत पावरफुल नहीं होती है। वेयरएज बी में हमारे पास जो बीम आती है वो काफ़ी पावरफुल होती है, बिकॉज इसके अंदर जो हमने कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ली है वो एक्सेस में है, वो ए से ज़्यादा है। सी में हमने चॉक पाउडर लिया था और हमने जितना लिया था उस अकॉर्डिंग हमारी लाइट स्कैटर हो जाती है। वेयरएज मिल्क बिकॉज वो कोलॉइडल सोल्यूशन है और कोलॉइड्स में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा हम स्कैटरिंग का एक्सटेंट देख सकते हैं। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ए और बी मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन है, बिकॉज वहाँ पे हमें स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट मिल रही है और उसको हम फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं और ना ही सेटल डाउन हो रहे हैं। सी जो है वो हमारा सस्पेंशन है, क्योंकि ना पार्टिकल्स फाइनली मिक्स हैं ना ही हम उसको सेपरेट कर रहे हैं किसी फिजिकल मेथड से, और वो हमारी लाइट को स्कैटर कर रहा है। और डी जो है उसको हम किसी सेपरेट नहीं कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल उसमें लाइट पास ऑन हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है, इसलिए डी हमारा सस्पेंशन है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 2.3। यह एक्टिविटी बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमने सिंपली 2 बीकर्स लिए, दोनों बीकर्स में पानी लिया, एक में हमने सॉल्ट डाला, दूसरे में हमने शुगर डाली और दोनों को ही हमने एक बहुत हाई लेवल एक्सटेंट तक मिक्स किया। हम डालते गए हमने शुगर बहुत सारा डाला और हमने सॉल्ट बहुत सारा डाला, तो दोनों में हमें एक सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, जिसके बाद जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और उसके अंदर और मिक्स नहीं हो सकता था और ये शो करता है कि हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया था। नेक्स्ट 2.3.1। ये हमारी एक्टिविटी बेसिकली यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं। यहाँ से हमारी एक्टिविटीज़ जो शुरू हो रही हैं वो हैं सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स की एक्टिविटी, और इसमें हम अब यहाँ से हमारी जितनी एक्टिविटीज़ आगे आएंगी उसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे। हमारा पहला जो अपैरेटस है वो कुछ इस टाइप का है। नीचे हमारा बर्नर है, यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारा बीकर है जिसके अंदर वाटर है और बीकर के ऊपर हमने चाइनीज डिश के अंदर इंक रखी हुई है।
ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं आपको आपके लैबोरेटरी से मिल जाएंगे। नहीं, अगर आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप गूगल पे उनको देख लेंगे। और ये बहुत सिंपल होते हैं। ये होता है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इज बेसिकली 3 साइडेड स्टैंड होता है। और उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली बीकर पे ना जाए। उसको एक उसकी जो फ्लेम है वो एक पैसेज से होके कवर होके जाती है। बीकर के अंदर वाटर रखा हुआ है ताकि हमारी इंक जो है डायरेक्टली, हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली इंक पे ना जाए और चाइनीज डिश को वो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हमारा अब इसमें हम देखेंगे कि इवेपोरेशन कैसे होता है। इवेपोरेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम जो कंपाउंड ले रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमारा पहला कंपाउंड है इंक। इंक वी ऑल नो व्हाट इज़ इंक। अब इंक हमें पता है कि उसके अंदर वो सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है। और यहाँ से हम वही करने वाले हैं। हमने एक बंसन बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखा टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ फ्लेम। फिर हमने बीकर लिया। बीकर के अंदर सिंपल वाटर है जो गैसेस फॉर्म में हमारे चाइनीज डिश को आगे हीट प्रोवाइड कर रहा है। मेरी ड्राइंग हो सकता है आपको थोड़ा सा समझना है, बट आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज बर्नर, दिस इज बीकर, वी हैव वाटर इन अवर बीकर एंड दिस इज चाइना डिश। चाइना डिश जो होती है वो मोर लाइक अ बाउल होती है और उसके अंदर हमने यहाँ पे इंक लिया हुआ है। जैसे ही हम बर्नर ऑन करते हैं वैसे ही जो फ्लेम आती है वो हमारे यहाँ पे वाटर को इग्नाइट करती है और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे आता है। जैसे ही वो चाइनीज डिश के ऊपर इफेक्ट करता है वैसे ही चाइनीज डिश के अंदर से हमें हमारा वाटर जो होता है, जो हमारी इंक के अंदर का वाटर होता है, वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और हमें चाइनीज डिश के अंदर सिर्फ इंक मिल जाती है। दैट इज़ अ पाउडरिश फॉर्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये हमारा पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, दैट इज इवेपोरेशन। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा कि हमें पता है कोलॉइडल्स के लिए अप्लाई होती है और इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल हमने लिया था और मैं उसको डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली उसका वो बहुत सिंपल है सेंट्रीफ्यूगेशन है। जैसे हमने सबने देखा है, अगर हम एक बड़े से कंटेनर में मिल्क ले लें और मिल्क चॉलर की हेल्प से उसको स्पिन करें तो हमारे पास जो है क्रीम जो है स्पन होकर ऊपर आ जाती है और वाटर जो मिल्क है वो नीचे रह जाता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन डेंसिटीज़। अब जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये सिर्फ मिल्क में ही यूज़ नहीं होता है। मिल्क के अलावा इसको हम ब्लड टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट के अंदर जैसे बेसिकली चेक होता है कि हमारी हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है और अगर हम किसी स्पेसिफिक डिसीज़ का कर रहे हैं तो वो चीज़ प्रेजेंट है नहीं, तो इस चीज़ में हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ में हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं इन वॉशिंग क्लोथ्स। हमारी वॉशिंग मशीन में जो क्लोथ्स हैं वैसे रिवॉल्व होते हैं और रिवॉल्व होने की वजह से उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्लोथ्स पे स्टिक होते हैं, वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और जो हमारे पास क्लोथ्स हैं वो हमें स्पिन करते हैं, उसको हमारे क्लोथ्स जो क्लीन होकर हमें वापस मिल जाते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। ओके, एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 2.6, दैट इज सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। We know immiscible liquids are those liquids which cannot mix because of variation in their densities. For example, oil and water, और oil and water के example को ही हम separate out करेंगे। इसके लिए हमें apparatus थोड़ा अच्छा हाई क्वालिटी का चाहिए होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और बीकर के ऊपर एक स्टॉप कॉक प्लेस कर देंगे। स्टॉप कॉक जो है आपको अपनी स्कूल की लैबोरेटरीज में इजीली मिल जाएगा। बट इज देयर स्टॉप कॉक टूटी की तरह होती है। जैसे आप इसको ऐसे घुमाते हो तो जो यहाँ पे कंटेंट होता है यहाँ पे कंटेंट होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और उसको बंद कर देते हो वो वहीं पे रहता है। तो अभी इसमें ये जो हमारा सेपरेटिंग फनल है इसके अंदर हमने वाटर डाला और वाटर के ऊपर हमने केरोसिन ऑयल डाल दिया बिकॉज हमें पता है कि वो मिक्सअप नहीं होते हैं। और यहाँ पे हमने ऊपर से कॉटन तक से बंद कर दिया है सो दैट हमारे पास जो एक ही एग्जिट पॉइंट है जहाँ से वाटर सेपरेट आउट हो सकता है। अब हमारा बिकॉज जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटीज़ में कुछ वेरिएशन होते हैं, तो जो लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हाई डेंसिटी वाला होता है नीचे आ जाता है। दैट इज़ वाटर हमारे पास नीचे ऑब्टेन हो गया और केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। और हम इसी का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए भी। सबसे पहले हमने स्टॉप कॉक को जैसे ओपन किया वैसे वाटर नीचे आना शुरू हो जाता है इस पाइप के थ्रू। स्टॉप कॉक के साथ ही पाइप अटैच होता है, जो पाइप सीधा इस पाइप की ओपनिंग जो होती है वह बीकर में होती है। और जैसे ही हमने स्टॉप कॉक ऑन किया वैसे ही वाटर जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और हमें बीकर में ऑब्टेन हो जाएगा। और जैसे हमें लगे कि जो
वाटर है वो बिल्कुल निकल चुका है और ऑयल शुरू होने वाला है, वैसे हम टॉप को क्लोज कर देते हैं सो दैट हमारे पास ऊपर सेपरेटिंग फनल के अंदर केरोसिन ऑयल मिल जाता है और बीकर के अंदर वाटर मिल जाता है एंड हेंस दे आर सेपरेटेड आउट. सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी कम्स इज एक्टिविटी नंबर 2.7 सब्लिमेशन. हमें पता है कि सब्लिमेशन क्या होता है. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड. और सब्लिमेशन और इस प्रोसेस को जो सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो स्विच कर लेते हैं सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, उन सब्सटेंसेस को हम सब्लाइम. ये सब्सटेंसेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड. और इन सब्सटेंसेस को अगर हम नॉन सब्लाइम सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉल्ट जो है वो एक नॉन सब्लाइम सब्सटेंस है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक सब्लाइम सब्सटेंसेस है. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम इनको जस्ट बाय देख के हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बिकॉज अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, सेम साइज एंड सेम वाइट कलर. तो इसका मिक्सचर होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है सब्लिमेशन. इसके अंदर भी हमने सेम अपैरेटस लिया जो मैं प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया था. हमने नीचे लिया बंसन बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने चाइनीज डिश रखी डायरेक्टली. क्यों? चाइनीज डिश के अंदर हमारे पास हमारा मिक्सचर है दैट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. और इस अमोनियम क्लोराइड के ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है. फनल हमने देखा हुआ है फनल जैसा एक छन्नी टाइप्स होती है फनल, और उसी को हमने अगर उल्टा रख दिया तो दैट इज नोन एज इन्वर्टेड फनल. हमने चाइनीज डिश के ऊपर यहाँ पे फनल को इन्वर्ट करके रखा हुआ है. ये हमारा ब्रॉडर एंड और ये हमारा थिनर एंड इन्वर्टेड फनल. और बिकॉज जब हम उसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट उड़ ना जाए, इसलिए हमने वहाँ पे कॉटन प्लग से उसका जो दूसरा एंट्री पॉइंट है उसको क्लोज कर दिया है. फनल का एक एंड हमने क्लोज कर दिया है और दूसरा एंड जो है वहाँ से चाइनीज डिश का आसपास का सारा एरिया कवर हो चुका है सो दैट हमारे पास जो वेपर्स ऑब्टेन होंगे वो कहीं से भी निकल नहीं सकते हैं. अब जैसे हमने इसको हीट करना शुरू किया वैसे ही सॉल्ट तो हमारा चाइनीज डिश में ही रहेगा, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये हमारा मैंने वेपर्स बनाए हैं, आपको विजिबल होंगे. ये जो वेपर्स होते हैं जैसे ही ये यहाँ से उड़ने लगते हैं तो इनको आसपास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दिखता जहाँ से बाहर निकल पाए. तो ये ऊपर जैसे ही उड़ते हैं वैसे ही ये यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं. दैट इज वॉल्स ऑफ इन्वर्टेड फनल. जो हमारे इन्वर्टेड फनल की वॉल्स होती है वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स जो है वो सॉलिड होके स्टिक हो जाते हैं. और जैसे हम इसको हम यहाँ से फिर ऑब्टेन कर लेते हैं तो जो हमारे पास सॉल्ट है वो यानी कि जो हमारे नॉन सब्लाइम सब्सटेंसेस है वो हमारे पास चाइनीज डिश में ऑब्टेन हो जाते हैं. और जो हमारे सब्लाइम सब्सटेंसेस है जैसे अमोनियम क्लोराइड है वो हमें हमारे इन्वर्टेड फनल की वॉल्स के ऊपर मिल जाता है. ओके, हमारी जो सेपरेटिंग एक्टिविटी आती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हम यूज़ करते हैं कलर्स सेपरेट आउट करने के लिए. जैसे कि मैं आपको बताया हुआ है पहले भी कि जो हमारा वर्ड है क्रोमा जो है वो ग्रीक में कलर्स को कहते हैं. कलर्स को ग्रीक में क्रोमा कहते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द डाई ऑफ अ सिंगल कलर. इस प्रोसेस में हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हम डिफरेंट कलर्स है वो एक ही सिंगल डाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो हमारे पास डाइज होती हैं वो हमें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है डाइज. जो एक डाई है उसके अंदर से हम सेवरल कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लेते हैं फिल्टर पेपर का स्ट्रिप. उस स्ट्रिप के अंदर हम किसी एक एंड से अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन डालते हैं और उसी लाइन पे हम बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे मतलब हमारी स्ट्रिप का सेंटर होता है वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, वहाँ पे हम उस डाई का एक ड्रॉप डालते हैं. सिर्फ एक ड्रॉप ही बहुत होता है सारे हमारा एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे सेपरेट आउट करने के लिए. तो जैसे हम इसको सेपरेट करते तो जैसे ही हमने इस पे डॉट लगा दिया उसके बाद हम इसको अटैच कर देते हैं ग्लास रॉड से.
ग्लास रॉड बेसिकली एक सर्कुलर प्लेट होता है जिसके यहाँ पे, जिसके नीचे वाले सरफेस पे दो स्टिंग लगे होते हैं, दो एक पिन टाइप लगे होते हैं जहाँ पे हम अपना फिल्टर पेपर अटैच कर देते हैं। और उस ग्लास रॉड को हम डाल देते हैं जार के अंदर, उस जार के अंदर जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता है। अब हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो पानी है वो हमारे एंड और 3 सेंटीमीटर के बिल्कुल सेंटर तक आए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 to 1.5 सेंटीमीटर तक का पानी जो है वो डिप हो, वो आ रहा हो हमारे फिल्टर स्ट्रिप के अंदर। फिल्टर स्ट्रिप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर्स तक पानी के अंदर डिप होनी चाहिए। इस हिसाब से हमें उस ग्लास रॉड को अटैच करना होता है और जार के अंदर हम उतना ही पानी लेते हैं जितना हमें चाहिए होता है। और इस पैटर्न को सेट करने के बाद हम छोड़ देते हैं। छोड़ने की थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो जो पानी होता है वो ऊपर तक पहुंच जाता है और जो कलर है थोड़ी देर के लिए लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। उसके थोड़े हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी होता है वो एक एक्सटेंट तक ऊपर पहुंच जाता है और हमारा फिल्टर पेपर जो होता है ऑलमोस्ट लेस देन हाफ गीला हो चुका होता है और जो हमारा ये कलर होता है वो वहीं सेपरेट होना शुरू हो जाता है। एक कलर एक, जैसे अगर हमने ब्लैक डाई लिया है तो ब्लैक डाई जो है उसमें हमें थोड़ा सा ब्राउन मिलेगा, एक एक्सटेंट तक ब्राउन मिलेगा और एक दूसरे एक्सटेंट तक हमें रेड मिलेगा। तो जितने भी कलर्स होते हैं वो उसी फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में हमें मिल जाते हैं, विच शोज कि हमारी जो डाई है वो कौन कौन से कलर से मिक्स होकर मिली हुई बनी है और जो हमारा कलर है वो कितना वो किस हाइट पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ओके, तो जो क्रोमैटोग्राफी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होता है। अगर आप आगे जाकर साइंस देते हैं तो ये हमारे 11th क्लास की साइंस में आ जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रैक्टिकल। ओके, वो सिर्फ कलर्स को सेपरेट करने के अलावा हम उसको ब्लड में से ड्रग्स सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे नेचुरली सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी जो लीफ है उसके अंदर कौन कौन नेचुरल पिगमेंट्स हैं, या किसी भी नेचुरल चीज़ से उसके पिगमेंट सेपरेट आउट करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो है सेपरेशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिसिबल लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं, उन 2 मिसिबल लिक्विड्स को जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस जो होता है वो 25 केल्विन होता है। लेकिन जिन 2 लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। ये हमारा जो अपैरेटस है डिस्टिलेशन के लिए और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्कर से पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर हम उन 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका डिफरेंस होता है 25 केल्विन होता है। तो जो इस एग्जाम्पल में हम एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं। एसीटोन और वाटर का, एसीटोन मतलब कि नेल पेंट रिमूवर जो हम सबने देखा होता है यूजुअली। नेल पेंट रिमूवर और वाटर जो है वो एक मिसिबल लिक्विड है। उसको हम यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। ये है हमारा स्टैंड के थ्रू हमने यहाँ पे स्टैंड के नीचे वाले पार्ट में हमने एक बर्नसन बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है। दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमारे पास हमारा मिक्सचर है, दैट इज एसीटोन प्लस वाटर। और यहाँ पे जो फ्लास्क है, फ्लास्क को हमने इससे होल्ड करा हुआ है स्टैंड से और इसके ऊपर हमें थर्मोमीटर लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाए कि कब किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और उसको हमें और हीट नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे अपना मिक्सचर लिया, उसको यहाँ से हीट मिलती है बर्नसन बर्नर से और हम यहाँ पे थर्मोमीटर के थ्रू देखते रहते हैं कि कितना टेम्परेचर हो चल रहा है, क्योंकि हमें 25 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर जो है डिफरेंस जो है मेंटेन करके रखना होता है। यहाँ से जैसे हमने उसको हीट करना शुरू किया तो बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो पहले बॉयल आउट करना शुरू कर देगा और यहाँ से जो उसके वेपर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। बट बिकॉज हमें उसको गैसेस फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करना है, हमें उसको लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो जैसे ही वो यहाँ से वेपर यहाँ पे हीट करना शुरू हुआ, यहाँ से उसके वेपर्स निकलने शुरू हो गए।
ये जो वेपर्स हैं, बिकॉज ऊपर हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे थर्मोमीटर के साइड पे हमने उसको टाइटली बंद किया हुआ है, तो कोई और एंट्री पॉइंट नहीं है, यहाँ से हम उसको निकाल देते हैं। ये हमारा स्पेशल टाइप का फ्लास्क होता है जिसके यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट होता है। ये एग्जिट पॉइंट जो है वो डायरेक्टली इस एरिया में आकर ही हमने इसको हीट किया, वेपर जो उड़ के यहाँ से निकले वो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं। ये जो है इसको हम वाटर कंडेंसर कहते हैं। वाटर कंडेंसर के अंदर जो लिक्विड है, जो वेपर्स है, वो यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद इस ट्यूब से पास आउट करते हैं। इस ट्यूब के आसपास जो है वो एक तरह से एक पूरी की पूरी ट्यूब होती है जिसके अंदर से ये पाइप पास आउट कर रहा होता है, और इस ट्यूब के अंदर हमारा वाटर होता है। वाटर क्या करता है, वाटर जो होता है टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देता है, और जो हमारे यहाँ पे वेपर्स होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और वेपर्स जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में हमें यहाँ पे बीकर में मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे एसिड एंड वाटर के मिक्सचर से शुरू किया। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए वो पहले उड़ना स्टार्ट हो गया। हम इसको थर्मोमीटर को यहाँ पे देखते रहते हैं ताकि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले हम इसको स्टॉप करते हैं, हम बर्नर को ऑफ करते हैं। और जैसे ही जो एसिड होता है वो उड़ना शुरू करता है, वो यहाँ से पास आउट करता है और कंडेंसर के अंदर आता है। कंडेंसर के अंदर बिकॉज ऑफ उसके आसपास वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वाटर पार्टिकल के थ्रू वो लिक्विफाई हो जाता है और यहाँ पे हमें एसीटोन मिल जाता है, जो कि यहाँ से वेपर सी फॉर्म में उड़ के आया, यहाँ पे लिक्विफाई हो गया और यहाँ पे हमें बीकर में मिल गया, और हमारा जो वाटर होता है वो यहाँ पे रह जाता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट इसके बाद हम स्विच करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इसके अपैरेटस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अंदर, और इसके अपैरेटस के अंदर हमारा एकमात्र डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शनल कॉलम, जो इसके अंदर यूज़ नहीं होता है पर इसके अंदर यूज़ होता है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ उन्हीं दो लिक्विड्स को हम लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन होता है। इसके अंदर हम उन लिक्विड्स को ले सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। तो यहाँ पे हम एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे थर्मोमीटर था वहाँ पे अब हमारा फ्रैक्शनिंग कॉलम आ जाता है, और जो हमारा थर्मोमीटर है वो फ्रैक्शनिंग कॉलम से अटैच हो जाता है। बस इसके पैटर्न्स में इतना ही डिफरेंस है। और जो यहाँ पे वेपर्स आते हैं, अब हमारे पास जो मिक्सचर है उसका जो उसके मिक्सचर है उसमें से एक जो मिक्सचर होता है, एक जो हमारा कंपाउंड होता है वो उड़ना यहाँ से वेपर की फॉर्म में उड़ता है, अगेन वो यहाँ पे पास करता है डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनिंग कॉलम के थ्रू, और फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर यहाँ पे कुछ बीड्स होते हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं जो उन वेपर्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लिक्विड्स में, और वो डायरेक्टली यहाँ से पास आउट कर जाते हैं। यहाँ पे वेपर्स जो है वो यहाँ से पास आउट करते करते वेपर्स से लिक्विफाई हो जाते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, और वो यहाँ से पास आउट करते हैं, अगेन वो लिक्विफाई होकर हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। That's it. That is a simple difference between distillation and fractional distillation. My last activity है crystallization, and is 2.3.8. इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सपेरिमेंट है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमारा कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं आता, हमारी एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं है इस प्रोसेस का, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट ये जो छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो इम्प्योर, इसके में हम एग्जाम्पल लेते हैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट का। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी सब्सटेंस ज़मीन से निकालते हैं तो उसका ओर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आयरन निकाला तो जिस रॉक से हमें आयरन मिलता है उसको हम आयरन ओर कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास जितने सब्सटेंसेस होते हैं वो हमें रॉक से मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं रॉक से मिलते हैं, कुछ हमें कोई और सोर्सेज से मिलते हैं। जो हमें रॉक्स से मिलते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं, जिस रॉक से मिलते हैं उसको ओर्स कहते हैं। और ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का। ये जो होता है इसमें जैसे हम रॉक से निकाला तो ये सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो मिक्सड होती हैं। तो इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास एक बहुत सही तरीका है कि हम इसको वाटर में मिक्स करें और इवेपोरेट कर दें, और हमें
जो पानी इवेपोरेट हो जाएगा विद द इम्प्योरिटीज़ और कॉपर हमें मिल जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो एक सही तरीका नहीं है, उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जो कॉपर से स्टिक होती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, वो रह जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो सड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्टली हीटिंग। हमें जब भी उसको हीट करना होता है तो हमें थोड़ा सा पानी उसके अंदर रखना होता है। तो अब हम क्रिस्टलाइजेशन को कैसे करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन दो रीजन की वजह से इवेपोरेशन से बेटर होती है दिस पॉइंट। ओके, अब हम क्रिस्टलाइजेशन को कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने अगर अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कॉपर सल्फेट का, जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, उसको हमने पानी में मिक्स किया। कम से कम पानी, हमें जितना कम से कम पानी चाहिए होता है, जितने में वो पूरा मिक्स हो जाए, हमने उतना पानी लिया, उसको हमने हीट किया। अब हीट करने पर उसका काफ़ी सारा पानी उड़ गया। अब हमारे पास जो हमें उसमें इतना ही पानी रखना है जिसमें सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड मतलब कि उसके अंदर हम और कॉपर सल्फेट नहीं डाल सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम पॉइंट पे जितना हम उसमें कर सकते हैं, हमने उसको उतना हीट करना है। उतना इवेपोरेट करने के बाद जब पानी उड़ गया और हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया, किसका? इम्प्योर कॉपर सल्फेट का। अब हो सकता है इस पानी के साथ कुछ इम्प्योरिटीज उड़ भी गई हों, पर हमें मान के चल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास जो हमारा सब्सटेंस है वो इम्प्योर ही है, उसको अभी हमें उसको प्योर करना है, उसमें से हमें इम्प्योरिटीज हटानी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होते हैं उसको हम फिल्टर पेपर में रैप अप करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। डिपेंड करता है, अगर हम थोड़ी सी अमाउंट ले रहे हैं तो उसको हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उसको हमें अच्छी कुछ देर तक छोड़ देना पड़ता है। उसको फिल्टर पेपर में रैप अप करके जब हम लीव कर देते हैं, बिल्कुल उसको अनडिस्टर्ब हम रहने देते हैं, तो हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो कॉपर के साथ स्टिक्ड होती है, वो प्लस हमारा वाटर जो हमारा सैचुरेशन के पॉइंट तक था, वो वाटर जो है फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जो है क्लियर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं कॉपर सल्फेट के विदाउट एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। और यहाँ पे और जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है यहाँ पे अब वो ख़त्म हो चुका है। हमारा चैप्टर जो है वो मेरे हैंड पे ख़त्म हो चुका है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ फिटकारी में प्लस प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए। बट बिकॉज ये बहुत हाई प्रोसेस है और उसको करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो उसको हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं करते हैं। और अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, मेरे हैंड पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। और अब इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ इस चैप्टर की वर्कशीट का, जिसके अंदर 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स और वेरी फिलअप्स फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं पेपर में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की एक वर्कशीट दे रही हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपरली मेरे चैप्टर के साथ साथ। उन नोट्स को पढ़िए, स्टडी आउट कीजिए और अच्छे से NCERT गो थ्रू कीजिए और मेरी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई हेल्प यू आउट। ओके, मेरे हैंड में मैं आपको जितना हेल्प आउट कर सकती थी मैंने कर दिया। नेक्स्ट इज योर टर्न टू डू। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वर्कशीट में किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अभी हमने ये चैप्टर ख़त्म किया है, लेकिन आगे हम और चैप्टर्स कवर आउट करेंगे और हर चैप्टर की आपको एक अच्छी हैंड टाइप वर्कशीट मिलेगी जो आपको ईजिली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स, क्योंकि अब हमारा जो स्टडी का पैटर्न है वो बदल चुका है, हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुका है, हमारे 1 मार्कर्स भी आने हैं। तो मैं आपको एक कंप्लीट वर्कशीट दे रही हूँ और जिसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो रहा है, फ्रॉम 1 मार्कर्स टू 5 मार्कर्स आपका क्वेश्चन आंसर। ओके, सो subscribe my channel, share it out, like my video, and please tell me in the comment section if you have any problem and how was the video and if you have any problem in the worksheet. Thank you. Bye.